आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। पिछले कुछ वक्त से अगर देखा जाए, देश में खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर खासतौर से लव जिहाद को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर तेजी के साथ को लेकर के आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। पिछले कुछ वक्त से अगर देखा जाए, देश में खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर खासतौर से लव जिहाद को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर तेजी के साथ को लेकर के कानून भी बनाए जा रहे हैं। एक बहस का मुद्दा है, बातचीत इस पर चल रही है। कुछ राज्यों में इसे जो है अधिनियम ला करके एक जो है इसे कानून की शक्ल दे दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के तहत जो चल रहे हैं, वहां पर इसको कानून बनाने की तैयारियां चल रही हैं और इसे जो है किया जाना है। लेकिन हम आपको बताएं कि पिछले अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 104 ऐसे नौकरशाह हैं जिन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर ये मांग की कि ये जो कानून लाया जा रहा है, ये कानून ठीक नहीं है। इससे आपस में समाज में कटुता और नफरत का माहौल तेजी से बढ़ रहा है। इसको वापस लिया जाना चाहिए। तो आज इन तमाम पहलुओं को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व आईपीएस है पृथ्वीराज जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रमन मलिक साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे खदीजा फारूकी साहिबा है, अधिवक्ता है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम पृथ्वीराज जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि 104 रिटायर्ड जो नौकरशाह हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने बहुत तरह के सवालात यहाँ पर उठाए हैं। आप उसे किस तरह से देख रहे हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि यदि जो हमारी केंद्रीय सरकार है, जिसको एनडीए की सरकार हम कहते हैं, हालांकि उसमें भाजपा सबसे बड़ा दल है, क्या वो इस तरह के जो लव जिहाद के नाम पे या धर्म परिवर्तन के नाम पे जो ये इनके इन द्वारा शासित राज्यों में जो ये प्रावधान लेकर आए हैं या एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में फिलहाल, और शायद कर्नाटक में भी करने की तैयारी है, तो क्या इस तरह के कानून यदि बहुत जरूरी है देश के अंदर, तो वो तो फिर पूरे देश में होना चाहिए। तो ये भाजपा शासित राज्यों में ही ये इस तरह के कानून क्यों जो है लाए जा रहे हैं? और इन्हीं की ही एक सहयोगी पार्टी है जेडीयू, बिहार में ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद ये कहा कि वो इस तरह के वाहियात कानूनों के खिलाफ हैं, ये संविधान के खिलाफ हैं ये कानून, और हर युवा और युवती को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी रीजन की हो, किसी भी भाषा की हो, अपनी मर्जी से अपने पति या पत्नी चुनने का अधिकार है इस देश के अंदर, और इस संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के बहुत से प्रावधान हैं, तो उनके अनुसार हर युवा को और युवती को जो अडल्ट है, अपना पति और अपनी पत्नी चुनने का अधिकार है। तो ये भाजपा वाले और ये दूसरे लोग कौन होते हैं, ये इस तरह के कानून लाने वाले देश में जो असंवैधानिक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के खिलाफ है। वैसे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बातें करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए संविधान की तार तार ये करने से नहीं चूकते हैं जब भी इनको मौका मिलता है। तो मेरा मतलब कहने का, जो 104 लोगों ने जो बुद्धिजीवियों ने जो एक चिट्ठी लिखी है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास कि भाई इस कानून को वापस लिया जाए, मैं उनसे सहमत हूं। और इस तरह के कानून
बिल्कुल ये असंवैधानिक कानून इस देश में कभी नहीं बनने चाहिए। ये फ्रीडम का देश है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये महात्मा फुले का देश है और ये महात्मा गांधी का देश है। इस देश में ये इस तरह की जो तानाशाही की विचारधारा है वो ज्यादा देर चलने वाली नहीं है और अगले इलेक्शन में लोग इनका सबक सिखा भी देंगे। बस इतना ही। रमन मलिक हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो इसे किस तरह से देख रहे हैं? रमन जी, यहाँ पर कई तरह के सवाल पृथ्वीराज जी ने उठाए हैं। आखिर क्या जरूरत है इस तरह के कानून की जिससे समाज में कटुता बढ़ रही हो? देखिए, जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके के विचार रखे जाते हैं, ये कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे शक्तियां हैं जिनकी आदत अपनी दुकान चलाने के लिए है। कभी वो बाबा साहब के नाम पे दुकान चलाते हैं, कभी वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दुकान चलाते हैं, कभी वो ये धर्म और वो धर्म उसकी बात पे दुकान चलाते हैं। उनका काम सिर्फ अपनी दुकानदारी और अपनी राजनीति को स्थापित रखना है। भाजपा का एक बहुत क्लियर मत है और वो आज से नहीं, जनसंघ के समय से है और जनसंघ से पहले भी था कि देश का हित सर्वोपरि, नंबर 1, दल का हित उसके बाद और राष्ट्र में अपना कोई हित। जहां तक इस कानून की बात है, इसको आ जाता है। मैं बताता हूँ। जेडीयू देशद्रोही है क्या, जो आपकी सहयोगी पार्टी है? सर, अगर आपके वार्तालाप के बीच में मैंने नहीं बोला था तो मैं चाहूंगा कि आप ना करें, वरना आपको भी आपकी भाषा और आपकी समझ के हिसाब से जवाब दे दिया जाएगा। नहीं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात। ठीक है, सबसे पहली बात ये, देश हित की कहाँ बात आई है वो मैं बाद में समझाऊंगा। आपको कानून को समझना चाहिए और कानून का प्रेमाइस जो है वो समझना चाहिए। इस कानून का प्रेमाइस ये है कि फोर्सफुल और धोखे से धर्म परिवर्तन या धर्म के नाम पे आप अपने आप को राहुल दिखा के बाद में रेहान बन जाएं, ये जो चीज है ये एक ब्रीच ऑफ फेथ है। आप अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं और अब उस प्रेम में अपना नाम राहुल बता रहे हैं और बाद में आप रेहान बन जा रहे हैं, तो ये एक ब्रीच ऑफ फेथ है। ब्रीच ऑफ फेथ उसके लिए भी है जिसने प्यार करा या उसके परिवार में। हिंदुस्तान के अंदर परिवारों का विवाह होता है, एक सिर्फ शख्स का नहीं होता। ये हमारी संस्कृति है। अगर वो बहुत सारे कथित बुद्धिजीवी इसको भूल जाते हैं, लेकिन संस्कृति यह है कि परिवारों का मिलन होता है, परिवारों का विवाह होता है और उसके बाद में रिश्तेदारियां बनती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब अगर आपको कहीं पे धोखा मिले तो उस धोखे की वजह से आपको ठीक है, मैं मीटिंग में हूं, ज़ूम मीटिंग में ना, उसमें फोर्स हो, वो जो चीज है वो गलत है और उसका चलो ठीक है, ओके, उसके लिए एक मिलना, कानून होना जिससे कि लड़की या लड़का कोई भी, दोनों को ये प्रावधान मिले, ये जगह मिले कि आपके साथ अगर इस प्रकार से धोखा हुआ है तो फिर आप उसके लिए आपके पास लीगल रिकॉर्स हो, क्रिमिनल आप उसके ऊपर कर सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। रमन, मेरा एक सवाल है कि जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चूंकि आप उसकी बात कर रहे हैं, 1968 में ये कानून बन गया, तो फिर अभी इसकी क्या जरूरत है? क्यों आप इसको वो कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात अंजर भाई, आपको शायद नहीं दिखेगा या बहुत सारी जगह आपको नहीं मिला होगा, मेरे को जरूर देखने को भी मिला है, सुनने को भी मिले हैं वीडियोस जहाँ पे रेट लगे हुए हैं कि आप अगर आशिकी करते हैं तो आपको इतना, अगर आप घुमाते हैं तो आपको इतना, अगर आप उनसे बच्चा पैदा करते हैं तो इतना, और अगर आप छोड़ देते हैं तो इतना। ये रेट आप ये बहुत सारे रेट सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देख के आए क्या? नहीं साहब, मैं ऐसा है कि मैंने अपने परिवार में, स्वयं के परिवार में ये देखा है कि हमारे परिवार की एक बेटी जो फिलहाल आईएएस ऑफिसर है, उसके शौहर भी आईएएस ऑफिसर हैं। जिस टाइम वो आईएएस ऑफिसर नहीं थे उस समय प्रेम विवाह के बाद उसको ये बोला गया कि तू बेड पे नहीं सो सकती क्योंकि तुम औरत है और मैं मर्द हूं। उसके बाद वो अलग विषय है कि उसको, लड़के को जिस तरीके से समझाना था उसको समझाया गया और उसके बाद भगवान का शुक्र है कि अब दोनों बराबर चलते हैं।
ठीक है, हम पूरा आपसे समझेंगे, चूंकि खदीजा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अधिवक्ता भी हैं और वो खुद इन चीजों को डील करती रही हैं। वो खुद जो है उनके साथ क्या हुआ है वो भी हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। खदीजा जी, आपने भी एक पांडे साहब से शादी की हुई है, आप मुस्लिम हैं, आपके शौहर पांडे जी हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव हुआ क्या? आपने अपने शौहर के दबाव में आके हिंदू धर्म कबूल किया है क्या? देखिए, दो बातें हैं। मैं बीजेपी के जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना अंदाजे गुफ्तगू है, तो हम तो वो भाषा बोलते नहीं है, तो इसलिए हम उस भाषा को बात नहीं करेंगे। हम तो सीधी सिंपल बात करेंगे। पिछले 30 साल से मैं महिला हिंसा के मुद्दे पर काम कर रही हूँ और महिलाओं को फ्री कानूनी सलाह मशवरा और कानूनी मदद देने का काम करती हूँ। ठीक है, इसी दौरान पिछले 30 वर्षों के काम के दौरान मेरे पास करीब करीब 4,500 ऐसे यंग लड़के लड़कियां आ चुके हैं जिन्होंने अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह किया और मैं उनकी मदद कर चुकी हूँ इस विवाह करने में। मैं ये जानती हूँ कि दो समस्याएं इस देश में बहुत बड़ी हैं। हर चीज को आजकल हिंदू मुसलमान बैठा के देखा जाता है। पहली बात तो ये है कि इश्क जो है वो ना हिंदू होता है और ना मुसलमान होता है। इश्क और इश्क होता है। इश्क की तो कोई के सामने किसी तरह की कोई बाउंड्री कोई काम नहीं करती। अब समस्या क्या है, मैं आपको दो चीजों में बताती हूँ। जैसे खदीजा फारूकी को अभय पांडे से इश्क हुआ, उसी तरह एक जमाने में मीरा को कृष्ण से हुआ। तो ना ही वो राणा जी जिन्होंने जहर पिलाया था उनको आज कोई याद करता है, और ना ही संत वैलेंटाइन का 14 फरवरी को हम लोग सब मनाते हैं मोहब्बत का दिन, ना ही उस राजा को कोई याद करता है। तो देखिए, इश्क के दुश्मन हर जमाने में रहे, हर जमाने में रहे। तो इश्क के दुश्मनों के बारे में मैं इस वक्त बात नहीं करूंगी। आप मानती हैं कि ये इश्क के दुश्मन है? इस तरह के जो कानून लोग बना रहे हैं ये तमाम के तमाम इश्क के दुश्मन है? बिल्कुल। और मैं आपको एक बात ये बताऊंगी कि जो मोहब्बत है ना वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती। अब ये जो भाई साहब बता रहे हैं ना कि रेट है बच्चा पैदा करने का और शादी करने का, हमको बता दीजिए तो हम जरा ढूंढे देखें, हम भी थोड़ा पैसा वैसा कमा लें। आजकल हमारे पास पैसा वैसा बहुत कम है, रेट वोट का हमें पता नहीं है कहाँ है। लेकिन जो मैं 4,500-5 हजार शादियां में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, लोगों को मदद कर चुकी हूँ कानूनी तौर पर विवाह करने के लिए, मैं ये जानती हूँ कि दो बड़ी समस्याएं हैं जिसके कारण इस तरह की काम करने वालों को भी बढ़ावा मिलता है। बता रही हूँ क्या कारण, दो वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में जो गैर सांप्रदायिक रूप से विवाह करने का कानून है, जिसको कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, उस कानून में शादी करना इतना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसमें भी आपको 1 महीना पहले 30 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट साहब जो आपके SDM साहब हैं वो उसको पब्लिक में नोटिस करेंगे, घर वालों को खबर जाएगी, फिर मुझको कोई शादी करने नहीं देगा। अब समस्या ये है कि मैंने मेरा अपना ये रोका जाएगा बीजेपी, बिल्कुल। ये देखिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको 25 साल पुरानी कहानी बताती हूँ। एक खदीजा फारूकी नाम की लड़की 25 साल पहले एक अभय पांडे के इश्क में आती है और उससे विवाह करना चाहती है। अभय पांडे को भी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, खदीजा फारूकी को भी धर्म से कोई मतलब नहीं था। खदीजा फारूकी की एक मुस्लिम पहचान थी, अभय पांडे की एक हिंदू पहचान। अब जब हमने शादी करने तय किया तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि हम शादी कैसे करें, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए इतने सारे दस्तावेज, इतने डॉक्यूमेंट्स, इतनी चीजें चाहिए थी कि, और हम जब गए भी कचहरी में, वहां इतना इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट था कि हम वहां से निकल लिए। अब चूंकि हम लोग लॉयर थे तो हमने अपना तरीके से जुगाड़ किया, वो हमारी अलग कहानी है। लेकिन जब एक साधारण लड़का और लड़की जो एक गांव में या एक छोटे शहर में रहते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है, वो कानून के स्टूडेंट नहीं है, वो बड़े बड़े वकीलों के संपर्क में नहीं है, जब वो डिफरेंट धर्म के होते हैं और विवाह करने लगते हैं। अब विवाह करने के समय सबसे बड़ी समस्या होती है कि चूंकि हम अभी अंतर धार्मिक हैं, 2 धर्म के लोग हैं, समाज हमारा साथ देगा नहीं, हमारा साथ देगा नहीं शादी में। अभी वो समय नहीं आया है, जब हम अपने बच्चे की शादी करेंगे तो वो समय आएगा, लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि जब हम माँ बाप की मर्जी के बिना शादी कर रहे हैं, जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो मेरी मदद करेगा नहीं। वहां पे तो क्या है कि आज मैं नोटिस दूंगी तो 30 दिन के बाद मेरी नोटिस, मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जहां लड़कियों की हत्याएं हो गई नोटिस देने के बाद, परिवार को पता चला और किलिंग हो गई, लड़कियों की घरों में मार दी। ठीक है, या कई बार लड़कों की कहना चाह रहे हैं। रमन कुछ कहना चाह रहे हैं। एक जुमले में मैं बात पूरी कर लूंगी, फिर रमन साहब कहें।
मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार का हो सकता है, मैं ये मान के चलती हूँ, मैं पूर्वाग्रह से काम नहीं करती हूँ, हो सकता है कि सरकार का मंशा सही हो, लेकिन सरकार का तरीका गलत है। अगर उनकी मंशा सही है, अगर उनकी मंशा सही हो तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट कर दे और ये कहें कि अगर किसी अंतर धार्मिक व्यक्ति को विवाह करना है अपनी इच्छा से, उस पर कोई दबाव प्रेशर नहीं है, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाजिर हो, एफिडेविट दे, अपना बयान दे और विवाह कर ले, तो देखिए आप धर्म परिवर्तन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस धर्म परिवर्तन को लेकर आप परेशान हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं होगा। और ये भी एक चीज का ध्यान रखें, शादियों में चाहे वो हिंदू मुस्लिम की शादी हो या मुस्लिम हिंदू की शादी हो या सिख हिंदू की शादी हो या ईसाई मुसलमान की शादी हो, धर्म हमेशा औरतें बदलती हैं। ये इसलिए नहीं कि कोई धर्म वाला उन्हें वर्गलाता, इसलिए कि पितृसत्ता औरतों की धर्म और जाति की परवाह नहीं करती। उन्हें अगर पति के परिवार में रहना है तो उन्हें उसका धर्म जाति संप्रदाय को अपनाना होगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज को समझने की आवश्यकता है, ये कानून धर्म परिवर्तन के विषय को नहीं छूता, ये कानून असलियत में छूता है जो एक तरीके की धोखाधड़ी हो शादी करने के पहले और बाद में। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का विषय नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट तो प्रोविजन बना दिया। अब इस तरीके से अगर आप बोले कि स्पेशल मैरिज एक्ट गलत है, ये है, तो उस तरीके से तो जिस तरीके से 42वें संशोधन में सेकुलरिज्म का नाम ऐड करा गया प्रियम्बल में, वो भी गलत है, क्योंकि उसमें कोई उस समय कोई मेजर पॉलिटिकल लीडर ऑपोजिशन का बाहर नहीं था। तो उन विषयों पे ना जाते हुए हम इस विषय पे जाएं कि क्या ये उचित हो कि मैं शादी से पहले एक लड़की से प्रेम संबंध रखूं या लड़के से प्रेम संबंध रखूं और उसके बाद उस समय जो अपना आइडेंटिटी बताई हो वो कुछ और हो और बाद में कुछ और निकले। ये जो है, दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दिस इज ब्रीच ऑफ फेथ। अगर इसको रोकना है तो वो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है उसको समझने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम आती है कि ऑनर किलिंग भी हरियाणा जैसा प्रदेश जहां मैं रहता हूं, उसमें ऑनर किलिंग हिंदुओं के बीच में भी दो कास्टों में आई है, ऐसा नहीं है। और जहां तक आप सिख बात कर रही थी, सिख को एक अलग पंथ है, धर्म नहीं है। ये अहमदी साहब थे जिन्होंने उसको अलग परिभाषा दे दी, वो एक अलग विषय है बात करने का। लेकिन अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो उसके पंच प्यारे भी ब्राह्मण हिंदू थे, तो उसमें हम नहीं जाते। अभी हम सिर्फ इस विषय को बात करते हैं कि विषय ये है कि, और उसको लिमिट करना चाहिए कि क्या ब्रीच ऑफ फेथ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है, वो पवित्र रिश्ता जो शादी का है, जो आगे मानवता को एक नया आगाज देता है, क्या उसमें ब्रीच ऑफ फेथ और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिलीजन के नाम पे अलाउ होना चाहिए? रमन, एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है प्लीज जी, मेरा एक सवाल है प्लीज, एक सवाल है जी। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो कंप्लेनेंट जिसका ट्रस्ट ब्रीच हुआ है वो होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चीज बताना चाह रहा था। अगर मेरे साथ उत्तर प्रदेश में 14 केसेस सुनिए, रजिस्टर्ड होते हैं। कांट में मुकदमा हुआ, कांट में एक लड़की को पकड़ा गया मुरादाबाद में एक शादीशुदा औरत को उठाकर नारी निकेतन भेज दिया गया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि मैंने अपनी मर्जी से इस मुस्लिम व्यक्ति के साथ विवाह किया है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन सुना नहीं गया। तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ से हो गया? ये तो आप एक्शन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मेरी शादी जब दोनों लड़का लड़की रजामंदी से, लड़का लड़की माँ बाप की रजामंदी से शादी कर रहे हैं, फिर भी आप जाके उस शादी को रोक रहे हैं, क्यों? वहां तो कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो तब है जब मैं कहूं कि मेरे साथ धोखा हो गया। नहीं, मैं कहूं कि मेरे साथ धोखा हो गया तो मेरा आप साथ दीजिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ऐसा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये थोड़ी है कि सरकार जो है बीच में कूदेगी मेरे रिश्तों के बीच में, मेरे पर्सनल रिश्तों में। नहीं, आप बताएं कांट के केस में कौन सा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ था? मैं आपको याद कराता हूँ मैडम, थोड़ा सा याद करिए। कांट के रिश्ते में कौन सा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ? कम से कम सुने तो ठीक है, आप बात सुन लीजिए जी। दिल्ली में पीछे बहुत 2-3 लड़कों का केस आया कि जहाँ पे उनको
एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया, उसके भाई ने और उसके रिश्तेदारों ने उसे मार मार के खत्म कर दिया। मैं सिर्फ इतनी सी बात इसको समअप इस तरीके से करता हूँ अंजर भाई की, रमन वो एक केस है। एक मिनट, रमन वो एक केस करके है। नहीं, उसी बहुत तरह सारे से केस मैं आपको बताऊं कि यूपी जिसमें कानून अभी बना है, एक मिनट जरा मेरी बात एक सुनिए। मिनट सर, मेरे को बात करने दीजिए। देखिए, कोशिश ये होती है कि आप पूछें सवाल और मैं जवाब दूं, लेकिन जवाब देने के फ्लो को अगर आप नहीं, मैं तोड़ेंगे उसी तो फिर चीज फायदा को कोई ऐड कर रहा हूँ, आपकी नहीं। बात को अभी ऐड कर रहा एडिशन हूँ। की जरूरत नहीं है ना सर। सर आप एडिशन मेरे जवाब के बाद कर लें। मैं इतनी सी चीज कहना चाहता हूँ और जिसको समझना चाहिए कि आपको नेहरू साहब का एक बहुत फेमस वक्तव्य, एक इंटरव्यू है, आपको भी भेजूंगा, आपके चैनल पे भी बोल रहा हूँ। उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल करा था जिसका नाम था प्रोस्टलाइजेशन। उस लफ्ज का और उस लफ्ज को जिस तरीके से उन्होंने समझाया था, जिन संदर्भ में समझाया था, आपको उसकी इंटरव्यू भेजूंगा, आपको खुद समझ आएगा कि पंडित नेहरू भी क्या बोलते हैं। अभी बीजेपी क्या कर रही है ये समझा दिया, नेहरू जी की तो बात नहीं, वो मैं वही हाँ। समझा रहा हूँ, तभी आपको बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा, उसके बाद उस इंटरव्यू को सुनिएगा तो आपको पता लगेगा कि जो आप हमारे ऊपर कम्युनलिज्म का एक स्टिकर लगाने की चेष्टा में हमेशा लगे रहते हैं, वो आपका कितना सही है। अब मेरी बात सुनिए, अगर किसी को कन्वर्जन होना है तो वो कन्वर्जन की जो बात है, वो उसको कन्वर्जन करने का अधिकार तब है जब वो ये जाने कि उसके धर्म में सो कॉल्ड क्या बुराइयां हैं। बिकॉज देर आर सर्टेन एक्स नंबर ऑफ रॉन्ग्स, देन आई मे क्विट, दैट इज द प्रीमाइस। लेकिन आज अज्ञानता और बाहरी जो एक दिमाग में भरा जाता है ना, उसकी वजह से बहुत सारा कुछ होता है, तो हम उसमें धर्म कन्वर्जन को रमन मुझे एक चीज समझाइए, 104 जो पूर्व वरिष्ठ जो है नौकरशाह हैं देश के, उनका कोई मतलब नहीं है सर। मैं बताता हूँ उनका क्यों नहीं है अंजय भाई, उनका कोई मतलब नहीं। देखो ये चिट्ठी लिख क्या ये सारे लोग जो है चीज को नहीं जानते? मैं बता देता हूँ ना, आप ही सबसे बड़े महान हैं। अंजय भाई सुनो, बीजेपी नेता सबसे बड़े महान हैं। मैं बता रहा हूँ ना कैसे चिट्ठी लिखने और लिखाने वाले वो नौकरशाह जिन्होंने 70 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया और अपनी इंश्योरेंस और उस पे बैठ के अपने जो रेवेन्यू पृथ्वीराज जी या जितने नौकरशाह हैं उन्होंने देश का किया। 90% आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड, 90% पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? जितना खुशफहमी में और जितने आराम से आईएएस ऑफिसर रहते हैं इस देश में, और उतनी सहूलियतें किसी के पास नहीं है। दे आर द बिगेस्ट पीपल एंजॉयिंग द बेस्ट। उनकी सहूलियतें कम कर दीजिए आप। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, 65 लोग, सुनिए अंजर भाई, 65 लोग वो भी थे जिन्होंने यूएस में चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद एक गुट है जो 100-150 लोगों का, वो निरंतर हर चीज पे चिट्ठी लिखता रहता है। ऐसे कई बार होता ये है कि इस चीज को समझ जाना चाहिए कि जब किसी की मंशा एक जैसी हो और उसकी निरंतर मंशा दिखती रहे, तो उसके बाद उनके चिल्लाने चीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका ध्यान देना चाहिए जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को चाहिए, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, बट बेस्ड ऑन सिटीजनशिप। आई एम टॉकिंग। ठीक है, सीएए की बात हुई थी, एक मिनट, सीएए की बात हुई थी, कितने मुसलमानों यहाँ सीएए की बात नहीं हो रही रमन, यहाँ सीए की बात नहीं हो रही। आप हमको ये नहीं बता रहे हैं 14 केसेस, एक का नाम बताइए। यूपी में 14 केसेस रजिस्टर्ड होते थे, सिर्फ उसमें 12 ऐसे केसेस हैं जो बाहर के लोग हैं, यानी परिवार के लोग हैं। जो विक्टिम है वो नहीं केस कर रहा है, वो आपको वो चीजें नहीं दिख रही हैं। आपको एक केस दिखता है, अंजर भाई, बना रहे। अंजर भाई मेरे को एक चीज समझाओ, मेरे को एक चीज समझा दो प्रभु, मेरे को एक चीज समझाओ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि सीएए के समय ऐसे ही बहुत सारे नौकरशाह ने बोला था कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों को बाहर भेज देंगे, ये कर देंगे। वो मैं समझना चाहता हूं उन ज्ञानी विज्ञानी नौकरशाहों से, सैकड़ों थे कि जी एक का नाम तो बता दो जिसको बाहर भेज दिया था। तो इनका बार बार कथनी और करनी, दे आर पीपल ट्रेडिंग इनटू इल्यूजन एंड फेक नैरेटिव।
पृथ्वीराज जी हैं, हम पूछ लेते हैं ना। पृथ्वीराज जी, आप लोग जो है ये कह रहे हैं कि आप गुमराह करते रहते हैं हर वक्त। हाँ, मैं बताता हूँ इनको गुमराह कैसे होते हैं, मैं बताता हूँ। हाँ। मिस्टर मलिक, पहली तो बात यह है, मेरा नाम पृथ्वीराज है और मैं 1987 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ, ठीक है जी। और मैं 2003 से 2010 तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डेपुटेशन पे रहा हूँ। और 2 साल मैंने कश्मीर वैली में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और 125 से ज्यादा हमने आतंकवादी मारे हैं। तो एक तो मैं देशद्रोही हूँ आपके अनुसार, ठीक है। मैंने कब बोला? अगर मैं आपके खिलाफ, आपके कानूनों के खिलाफ बोलता हूँ तो मैं देशद्रोही हूँ। और जो जिन्होंने 104 लोगों ने चिट्ठी लिखी है उसमें स्पीच है। सुनिए पहले बात सुनिए। जिन्होंने 104 लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनमें जूलियस रिबेरो भी हैं, जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया है। इनमें ये बताएं, भाजपा वालों ने कितने लोगों ने आतंकवाद खत्म किया है, कितने वो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़े हैं। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं मलिक साहब, इनके बड़े बड़े नेताओं ने तो अपनी पत्नियां छोड़ रखी हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की क्या बात करते हैं? और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है जी देश में, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नियां तक छोड़ रखी हैं बड़े बड़े नेताओं ने, हैं? और ये अगर एक मुस्लिम हिंदू के उसमें तो कोई अब झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में तो उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत इनका कानून है और ये असंवैधानिक कानून है। सुनिए साहब, सुनिए पहले बात सुनिए। हम मेरा बोलने का हक है, पहले बात सुनिए। और आपने इसमें जो है SC/ST का स्पेशल प्रावधान क्यों किया? SC/ST का स्पेशल प्रावधान करने का क्या मतलब है? SC/ST वो हिंदुओं से शादी कर नहीं सकते, स्वर्ण हिंदुओं से। मैं जगाधरी का रहने वाला हूँ। सुनिए मेरी बात। किसने बोला? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं SC हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको, मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। सुनिए, जगाधरी का रहने वाला, फिर तो मेरे गांव के हो गए। सुनिए साहब, सुनिए। जगाधरी का रहने वाला हूँ, उसके पास गांव है तिगरा, ठीक है। वहां पे एक SC लड़के का एक राजपूत लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। और वो शादी करना चाहते थे, वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पहुंच गए। पीछे क्या हुआ, सारे राजपूत और उसमें से कुछ राजपूत उत्तर प्रदेश से भी आगे, क्योंकि हमारा जो जिला है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। पता है मेरे को, हाँ पता है ना आपको। तो उन्होंने तिगरे में, पता सर, सुनिए मलिक साहब सुनिए, उन्होंने पूरे तिगरे में आतंक फैलाया और पूरे SC के घरों को जला दिया, उनके टेलीविजन तोड़ दिए राजपूतों ने। तो SC तो बेचारे जो है वो राजपूतों से शादी तो कर नहीं सकते, तो मुसलमानों से भी शादी नहीं कर सकते। सर ये कब का इंसिडेंट है? शादी करेंगे सर, ये कब का इंसिडेंट है? ये 1.5 साल पहले का इंसिडेंट है, 1.5 साल पहले का इंसिडेंट है। और वो शादी नहीं होने दी गई। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट लड़की या शेड्यूल कास्ट लड़के ने किसी जाट लड़के से प्यार किया, उन्होंने शादी भी की और वो खाप पंचायत ने उनके खिलाफ फरमान जारी कर दिया, उनको पेड़ों तक पे लटकाया गया। जहाँ तक खाप पंचायत की बात है, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो, मुस्लिम शादी का इशू नहीं है। पंचायतें जो हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम शादी का इशू नहीं है। होने में बहुत सारे अड़ंगे लगाए हैं। क्या बात मैं उसको उचित नहीं मानता। जो अधिकार मिला है आप छीन रहे हैं। हमारे दूल्हे को, एक लड़के को अधिकार मिला है, आप उसको छीन रहे हैं। एक मिनट एक SC जो ये विषय ही नहीं है। सुनिए सर, सुनिए साहब, सुनिए मलिक जी, सुनिए पहले। पृथ्वीराज जी, यमुनानगर मैं भी रहा हूँ, मेरे पार्टीशन के बाद मेरा पूरा परिवार यमुनानगर आया है, जगाधरी, और मैं भी वहाँ का बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। मलिक साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनिए मेरी बात डिस्कशन इस कानून के अंतर्गत ये प्रीमाइस ऑफ डिस्कशन है ही नहीं जो आप करना चाह रहे हो। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है। इसका प्रेमाइस क्या है डिस्कशन का? डिस्कशन का प्रेमाइस ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अपनी आइडेंटिटी गलत बता के उस रिश्ते को काबिज करता है, ये वो है। उसके अलावा है ही नहीं कोई। मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। संसद के अंदर, मुझे भी एक बात कहने दिया जाए। नेता खड़ा होकर के ये कहे, मंत्री ये कहे कि लव जिहाद नाम का कोई जो है कोई चीज नहीं आई है, आप उस पर क्यों कानून बना रहे हैं, क्यों बहस कर रहे हैं उस पर? सर, हमने मुझे भी बात करने का मौका दिया जाए। आप लोगों का हक छीन रहे हैं। हमने लव जिहाद तो बोला ही नहीं, हमने तो ये बोला है कि जो झूठ बोल के करते हैं उनके ऊपर क्या इसमें मुसीबत आ? भाई साहब, मुझे भी कुछ कहने दिया जाए जी। हम भी कुछ कह सकते हैं जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये कानून, पूरा अध्यादेश पढ़ा गया, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है हम लोगों ने। ये अध्यादेश जो भी बातें कह रहा है
वो सारी बातें कहने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं थी। सारे कानून मौजूद हैं। फोर्स्ड धर्म परिवर्तन को रोकने का भी कानून भी नहीं मौजूद कहने है। की जरूरत थी, डिसीट किसान और आंदोलन फ्रॉड वाली को भी, बातें भी नहीं कहने की जरूरत थी। ये तो सारा डिसीट और फ्रॉड को रोकने की भी जरूरत का भी कानून मौजूद है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक मुकदमे में एक लड़की के साथ ऐसा ही फ्रॉड हुआ था। मैंने उस का कानून है जहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए ऑलरेडी क्रिमिनल कानून मौजूद है, जिसके तहत मैं मुकदमा दर्ज करा के लड़के को जेल भिजवा चुकी हूँ ऑलरेडी। इसमें किसी तरह के नए कानून की जरूरत नहीं थी। हाँ, जरूरत अभी इस वक्त है तो एक चीज की है, वो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को और स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसको सुविधाजनक बनाया जाए, जिससे कि यदि अगर कोई, एक मिनट रुकिए, आपकी बात में मैंने बीच में नहीं बोला, आप शांत रहें। अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं, यदि अगर आप एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के से शादी करने के लिए नहीं रोकना चाहते हैं, एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार होने पर शादी करने से नहीं रोकना चाहते हैं और नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं, सच में यदि अगर आपके दिल में औरतों की रक्षा करने की ख्वाहिश है, तो एक काम करिए, स्पेशल मैरिज एक्ट का जो मैरिज प्रोविजन है, जो प्रोसेस ऑफ मैरिज है, उसको सुचारू करें, उसको सही कर दें, जिससे क्या होगा कि कई बार औरतें वाकई सिस्टम उनका साथ नहीं देता है तो गलत तरीके से गलत चीजों में फंसती हैं। समय की पाबंदी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आपने अपनी बात की बहुत कम शब्दों में। चूंकि रमन, आप कुछ कहना चाह रहे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो डिस्कशन का प्रीमाइस अभी खदीजा जी ने दिया बिल्कुल ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए, और उनसे, क्योंकि उनका तजुर्बा जिंदगी का और कानून का मेरे से बहुत ज्यादा होगा, मैं उनसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा करूंगा कि इतना ही भाव कम से कम, जो ये हिंदुस्तान की एक प्रियम्बल था जिसमें ये कहा गया था कि ना रंग पे, ना भेद पे, ना धर्म पे, किसी पे भी पक्षपात नहीं होगा, और उसके बाद उसमें स्पेशली सेकुलरिज्म का नाम डाला गया, तो कम से कम वही मानक उन पे भी लगा दें तो अच्छा होगा। और अगर वो समझती हैं कि मानक गलत हुए तो फिर शायद उनका जो दिया गया एक सेकुलरिज्म से क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अरे अगर हम सब आपस में मिल के रहेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है जी। क्या दिक्कत है? एक बात बताऊं जनाब, मेरी एक बात फाइनल, सेकुलर है तो उसके अंदर किसी भी धर्म को, सुनिए मेरी एक बात, चाहे वो मुस्लिम, मैं एक बात साफ सुथरी कहूंगी, कोई अलग प्रोविजन देना ही नहीं चाहिए। पृथ्वीराज जी, सेकुलरिज्म का मतलब यह है that the state has मैं no ये religion. कहना चाहता हूँ जी, yes, state doesn't have any religion. मैं ये कहना चाहता हूँ not have any religion. कि ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं एक जिद्दी सरकार है, हर चीज में जिद पे अड़ जाते हैं। कासगंज, जब उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने के लिए, क्या हुआ था सर? सुनिए, कोर्ट में जाना पड़ा। मिर्चपुर में क्या हुआ था? मिर्चपुर में बता दूंगा मैं क्या हुआ, सुन लीजिए। कोर्ट में जाना पड़ा, 3.5 साल लगे उसको, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इसको घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकालने का हक है। 300 कांस्टेबल उत्तर प्रदेश में उसकी बारात के साथ लगाने पड़े। ये हाल है उत्तर प्रदेश का। आप घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते। वही तो सुधारना है। ठीक है, चलिए सर, वही तो सुधारना है। और समय की मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, खदीजा जी आपका, पृथ्वीराज जी आपका, रमन जी आपका। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इसके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहेंगे, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउस है, तो आप अपनी मदद भी इस मीडिया हाउस को दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद अंजार भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।